नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी जंतर मंतर से मोदी सरकार को मिले अल्टीमेटम की, पश्चिम बंगाल में असली टीएमसी को लेकर तेज होती लड़ाई की, देखेंगे कर्नाटक में एसआईआर को लेकर कैसे अपने ही जाल में फंस गई बीजेपी, बिहार में क्यों एनडीए को बुलानी पड़ी सभी सहयोगी दलों के साथ बैठक, जानेंगे अखिलेश यादव ने कैसे बीजेपी को दिया बड़ा झटका, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे इथेनॉल मिक्स पेट्रोल को लेकर क्यों बैकफुट पर आई मोदी सरकार। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सुरक्षा और राजनीतिक टारगेटिंग पर आरजेडी प्रमुख लालू यादव का बड़ा बयान, कहा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम खुद शेर हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी की भी कही बात। केरलम के वायनाड में भूस्खलन से 3 लोगों की गई जान, कई लोग हुए लापता। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने जताया दुख। पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे का दूसरा दिन आज, राष्ट्रपति सुबियांतो ने बिंटांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया मेडल ऑफ ऑनर से पीएम मोदी को किया सम्मानित। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 आज अर्जेंटीना और मिस्र के बीच होगा मुकाबला। रात 9:30 बजे अटलांटा स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें। और शेयर बाजार में गिरावट, 104 अंकों की गिरावट के साथ 78,180 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 31 अंकों की गिरावट के साथ 24,398 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। जंतर मंतर पर युवाओं का आंदोलन बढ़ता जा रहा है। उनकी मांग है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। वैसे तो सरकार ने उनकी मांगों को लेकर चुप्पी साध ली है, लेकिन इस बीच युवाओं के हाथ बड़ी जीत लगी है, जो मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। तो क्या अब युवाओं के प्रतिरोध के आगे झुकने पर मजबूर होगी मोदी सरकार? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। जंतर मंतर पर मोदी सरकार के खिलाफ पिछले 17 दिनों से जारी युवाओं का आंदोलन और तेज होता नजर आ रहा है। हर बीतते दिन के साथ इस प्रदर्शन के लिए समर्थन बढ़ता नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में लोग इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, चाहे आंधी हो, बारिश हो, धूप हो या तूफान। प्रदर्शनकारी युवा मैदान में डटे हुए हैं, यानी मोदी सरकार के लिए ये युवा एक बड़ी चुनौती बन गए हैं और अब उनकी एक मांग मानने के लिए सरकार मजबूर दिखाई दे रही है। दरअसल उसे दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कॉकरोच जनता पार्टी, जिसके नेतृत्व में ये युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, मोदी सरकार ने उनके एक्स पर सोशल मीडिया हैंडल को ब्लॉक कर दिया था। इसे लेकर भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार की प्राथमिक चिंता, जिसके कारण पार्टी का खाता ब्लॉक किया गया, वो ये थी कि उनके पोस्ट नीट परीक्षा के दौरान छात्रों और अभिभावकों के बीच अराजकता पैदा कर सकते हैं, जिस पर कोर्ट ने कहा कि परीक्षा खत्म हो गई है, इसीलिए अब ये दलील तर्कसंगत नहीं रह गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने सीजेपी के एक्स हैंडल को बहाल करने के आदेश दे दिए, जबकि इससे पहले सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके ने सरकार के सामने ये मांग रखी थी, लेकिन तब सरकार ने इसे मंजूरी नहीं दी। ऐसे में अब कोर्ट का ये फैसला सीजेपी की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है और साथ ही देश के युवाओं के लिए भी इसे बड़ी जीत बताया जा रहा है। इसे लेकर जंतर मंतर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें दिपके और सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, जो 10 दिन से अन्न त्याग कर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए हैं, वो भी शामिल रहे। इस दौरान वांगचुक ने सरकार को एक तरह से चेतावनी भी दी कि प्रदर्शनकारियों के साथ जितनी सख्ती दिखाई जाएगी, उतनी ही बगावत बढ़ती जाएगी। कोर्ट के इस फैसले पर वांगचुक ने कहा, इस फैसले से न्यायपालिका से थोड़ी उम्मीद जागी, क्योंकि बहुत कुछ बेहतर होने की जरूरत है हमारे देश में। पहले ही हम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में दुनिया में सबसे नीचे आ चुके हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया वैसे ही कॉम्प्रोमाइज्ड दिख रही है और जो सोशल मीडिया का बचा खुचा असर था, उसे भी रोकने की कोशिश की गई। हम यहाँ तख्ता पलट के इरादे से नहीं आए हैं, हमारा इरादा बदलाव का है, सुशासन लाने का है। जिन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है और आगे भी होता रहेगा, अगर हम आवाज नहीं उठाते, सरकार के हित में भी यही है कि वो अपने तरीके बदलकर लोकप्रिय बने। सोनम वांगचुक ने प्रशासन की सख्ती के खिलाफ संकेत देते हुए आगे ये भी कहा कि सरकार और मीडिया की इस बेरुखी से बगावत और भड़केगी। यानी अगर सरकार ने इस प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश की तो ये आंदोलन और तेज होगा, जिसे संभालना सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। देखा जाए तो इस छोटी सी जीत ने भी प्रदर्शन पर बैठे युवाओं का हौसला और मजबूत कर दिया है। इस बदलते मौसम में बारिश में भीगते हुए युवा प्रदर्शन छोड़ने को तैयार नहीं हैं। पिछले 10 दिन से वांगचुक के साथ ही लगभग 20 से ज्यादा युवा अनिश्चितकालीन अनशन कर रहे हैं, जिसके चलते उनकी तबीयत भी बिगड़ती नजर आ रही है।
उनका साफ कहना है कि या तो सरकार हमारी मांग मंजूर करे, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव हो, या फिर हम अंतिम सांस तक यहीं डटे रहेंगे। युवाओं का यह बुलंद इरादा मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहा है। अब देखना यह होगा कि युवाओं की मांग पूरी होगी या सरकार मूक दर्शक बनकर इन प्रदर्शनकारियों को उनके हाल पर छोड़ देगी। अनशन पर बैठे वांगचुक ने सरकार को बगावत और भड़कने की चेतावनी दे दी है, तो पश्चिम बंगाल में भी काफी गहमा गहमी देखी जा रही है। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद टीएमसी के अंदर शुरू हुई कलह अब उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह भी संकट में दिखाई दे रहा है। इस बीच राज्यसभा की 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव ने इस विवाद को और हवा दे दी है। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में 24 जुलाई को राज्यसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इन चुनावों के लिए 14 जुलाई तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे, लेकिन चुनावी प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही चुनाव आयोग के सामने बड़ा संवैधानिक और राजनीतिक सवाल खड़ा हो गया है। टीएमसी के दोनों गुट खुद को असली पार्टी बता रही हैं। दोनों ने चुनाव आयोग के सामने अपने अपने दावे पेश कर दिए हैं। ऐसे में आयोग को सिर्फ चुनाव कराने की जिम्मेदारी नहीं निभानी है, बल्कि ये भी तय करना होगा कि पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल किस गुट को करने का अधिकार मिलेगा। दरअसल राज्यसभा चुनाव में फॉर्म 22A बेहद अहम माना जाता है। इसी फॉर्म के जरिए राजनीतिक दल अपने अधिकृत एजेंट को नियुक्त करता है। अगर दोनों गुट अलग अलग फॉर्म जमा करते हैं तो मतदान से पहले चुनाव आयोग को ये तय करना पड़ेगा कि किसका दावा वैध है। इस राजनीतिक विवाद के बीच एक और घटनाक्रम ने बंगाल की राजनीति का सियासी पारा हाई कर दिया है। पार्टी के तेज तर्रार नेता मानी जाने वाली साइनी घोष को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा है। उनके बागी होने के बाद अब जब वो बारुईपुर में एक शारीरिक शोषण से पीड़ित बच्ची के परिजनों से मिलने पहुंची, तब वहां मौजूद लोगों ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भीड़ से बेईमान और गद्दार जैसे नारे सुनाई दिए। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने उन पर सवाल उठाते हुए ये तक पूछ लिया कि आखिर वो कितने में बिक गई। इस घटना का वीडियो भी तेजी से चर्चा में है और बंगाल की सियासत में नई बहस छिड़ रहा है। टीएमसी किसकी होगी इस पर जल्द ही फैसला होने वाला है, लेकिन टीएमसी के जिन सांसदों ने बगावत की है वो जरूर मुश्किल में दिखाई दे रही हैं। मुश्किल में बीजेपी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस एसआईआर का बचाव अब तक बीजेपी करती दिख रही थी, उसका विरोध एनडीए के उसके सहयोगी ही करने लगे हैं। कर्नाटक में जेडीएस ने एसआईआर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने इसे लेकर सवाल किया है कि कुमार स्वामी को ज्ञानेश कुमार पर सवाल करना चाहिए। क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। कर्नाटक में एसआईआर प्रक्रिया जारी है, जिसका विपक्ष पहले से विरोध करता आ रहा है और अब बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। भाजपा और जेडीएस ने कर्नाटक एसआईआर में अनियमितताओं का आरोप लगाया है। बीजेपी और एनडीए सहयोगी एचडी कुमार स्वामी की जेडीएस लगातार विरोध कर रही है। कुमार स्वामी ने कहा कि एसआईआर के नाम पर फर्जी वोटर बनाए जा रहे हैं और जो वोटर हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं। इसे लेकर जेडीएस ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक पत्र लिखा है, जिसमें मतदाता सूचियों के चल रहे एसआईआर में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी होने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही जांच की भी मांग की है, जिसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी को अपने निशाने पर ले लिया। कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस विरोध को बीजेपी और एनडीए का दोहरा रवैया बताया है। साथ ही कांग्रेस सांसद ने बीजेपी और जेडीएस को चुनौती देते हुए कहा, अगर इनमें हिम्मत है तो सामने आकर कहें कि एसआईआर की प्रक्रिया गलत और लोकतंत्र विरोधी है। साथ ही ये लोकतंत्र और संविधान पर हमला है और पूरे भारत में एसआईआर को तुरंत खत्म कर दिया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक में एसआईआर का विरोध करने वाले कर्नाटक के पूरी तरह से बटे हुए और निराश बीजेपी नेताओं, जिनके साथ एचडी कुमार स्वामी भी शामिल हैं, उनका अजीब पाखंड है। रणदीप सुरजेवाला ने सवाल किया कि एसआईआर प्रक्रिया को कौन लागू करा रहा है? ये मोदी सरकार और भारतीय निर्वाचन आयोग कर रहे हैं, हम नहीं। यानी साफ है, बीजेपी अपने ही प्लान में फंसती दिखाई दे रही है। जिस प्रक्रिया के सहारे बीजेपी पर गलत तरीके से चुनाव जीतने के आरोप लग रहे थे, अब वही प्रक्रिया बीजेपी के गले की फांस बनती दिखाई दे रही है। एसआईआर का विरोध अब एनडीए की तरफ से हो रहा है, यानी चुनाव आयोग, बीजेपी और मोदी सरकार के लिए चुनौती बढ़ती दिख रही है। बीजेपी की मुश्किल सिर्फ कर्नाटक में नहीं बढ़ रही है, बल्कि बिहार में भी उसकी मुश्किल बढ़ती दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार की नाराजगी की खबर के बीच सम्राट चौधरी ने एनडीए की बैठक बुला ली है। तो क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार की सबसे चर्चित विधानसभा सीटों में शामिल बांकीपुर पर 30 जुलाई को उपचुनाव होना है, लेकिन मतदान से पहले ही राज्य की राजनीति में नई हलचल शुरू हो गई। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हालिया बयानों ने सियासी गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उनके बयान एनडीए के अंदर चल रही खींचतान की तरफ इशारा कर रहे हैं। वहीं जेडीयू के कई कार्यकर्ताओं में अब भी बीजेपी को लेकर नाराजगी दिखाई दे रही है। उनका आरोप है कि बीजेपी के दबाव की वजह से ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था।
ऐसे माहौल में बांकीपुर उपचुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है, क्योंकि ये सीट बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। अगर ये सीट बीजेपी के हाथ से निकलती है तो विपक्ष को सरकार और संगठन दोनों पर सवाल उठाने का बड़ा मौका मिल सकता है। यही वजह है कि एनडीए अब किसी भी तरह का जोखिम लेने के मूड में नहीं दिख रहा। गठबंधन के अंदर तालमेल मजबूत करने और कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 10 जुलाई को पटना स्थित लोक सेवक आवास में एनडीए के सभी घटक दलों के जिला अध्यक्षों, प्रदेश नेतृत्व और राज्य सरकार के मंत्रियों की बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में सरकार के कामकाज का जमीनी फीडबैक लिया जाएगा, संगठन के सुझाव सुने जाएंगे और आने वाले राजनीतिक कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बैठक की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि इसमें पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। उनके साथ एनडीए के सभी प्रमुख सहयोगी दलों के वरिष्ठ नेता, प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री भी शामिल होंगे। अब सबकी निगाहें 10 जुलाई की अहम बैठक और 30 जुलाई के चुनाव नतीजे पर टिकी हुई हैं। बिहार एनडीए में टकराव दिखाई दे रहा है। बीजेपी की चिंता बढ़ रही है और उसकी इस चिंता को राम मंदिर ने और ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि यहां चढ़ावे में हुई लूट को लेकर अब पूरे देश में गुस्सा दिखाई दे रहा है। चढ़ावा चोरों को बचाने की कोशिश हो रही है, जिसे लेकर विपक्ष सवाल कर रहा है कि आखिर ट्रस्ट के किसी सदस्य को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। देखिए रिपोर्ट। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर शुरू हुआ विवाद बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ इस मामले में एसआईटी की जांच जारी है, जिससे कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। एसआईटी की जांच रिपोर्ट में ये सामने आया कि अब तक 70 बार चोरी हुई है। वहीं इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ लगातार जारी है। इन सबके बीच बीते दिन राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया, जिसके बाद ट्रस्ट और सरकार को लगा कि शायद अब मामला कुछ थम जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सवाल उठ रहे हैं कि जब शुरुआत से ही शक की सुई चंपत राय पर ही है, तो उससे कोई भी पूछताछ क्यों नहीं की जा रही, उन पर भी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। वहीं अब इस पर विपक्ष ने चंपत राय को बचाने का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने कहा, आज हर कोई भगवा पहनकर व्यापार कर रहा है, धर्म कोई व्यापार की वस्तु नहीं है। वहीं अशोक गहलोत ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मांग उठाई, जिसमें कहा गया कि अयोध्या के राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जज के द्वारा इस मामले की जांच होनी चाहिए। अयोध्या राम मंदिर के लिए धार्मिक और धर्माचार्यों को लेकर नया ट्रस्ट बनाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस ने तो आंदोलन की शुरुआत कर ही दी है। प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। यानी साफ है कि जब तक इस पूरे विवाद में असली आरोपियों पर एक्शन नहीं होता, तब तक विपक्ष शांत नहीं बैठेगा। राम मंदिर के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन बीजेपी को घेरने में जुटी हुई है। बीजेपी को इसका सबसे ज्यादा डर यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर लग रहा है। यूपी में विधानसभा चुनावों का ऐलान 6 महीने में हो जाएगा और राम मंदिर यूपी में बड़ा चुनाव मुद्दा बनेगा, ये तय माना जा रहा है। इसके साथ ही यूपी में ब्राह्मण समुदाय की नाराजगी की खबरें भी सामने आ रही हैं। सपा इसे अपने पाले में करने की कोशिश में जुट गई है। यूपी में मचे सियासी बवाल पर देखिए रिपोर्ट। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य का सियासी पारा अभी से चढ़ने लगा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने अपने वोटर्स को साधने में जुट गए हैं। इस बीच विपक्ष ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। यूपी की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के कोर वोटर्स को अपने पाले में लाने का काम किया है। यूपी के कानपुर में समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम में बलिया से सपा सांसद सनातन पांडे मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने बड़ी तादाद में मौजूद ब्राह्मण समुदाय के लोगों को संबोधित किया और आगामी विधानसभा चुनाव में सपा को समर्थन देने की अपील की। और इस पूरे कार्यक्रम से बीजेपी बौखलाई हुई बताई जा रही है। लेकिन बीजेपी के बौखलाहट की असली वजह इस कार्यक्रम में लगा एक पोस्टर रहा। इस कार्यक्रम में मंच के ठीक पीछे एक पोस्टर दिखाई दिया, जिस पर लिखा था, ब्राह्मण चला अखिलेश के संग। ये नारा राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बन गया है। साथ ही इससे बीजेपी खेमे में हलचल भी तेज हो गई है। जैसा आप जानते हैं कि यूपी में ब्राह्मणों को बीजेपी के वोट बैंक का बड़ा हिस्सा माना जाता है। बड़ी संख्या में ब्राह्मण समुदाय के लोग बीजेपी को वोट करते हैं, उन्हें समर्थन देते हैं। लेकिन पिछले कई दिनों से यूपी में ब्राह्मण बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। आम जनता तो छोड़िए, बीजेपी खेमे में ही जो ब्राह्मण लोग हैं, उनका रवैया भी पार्टी के लिए बदला बदला हुआ दिखाई दे रहा है। विपक्ष भी बीजेपी पर ब्राह्मणों को नाराज करने का आरोप लगा चुका है। हालांकि सरकार की तरफ से ब्राह्मणों को मनाने की कोशिश भी की जा चुकी है। वहीं अब इस रूठने मनाने के बीच विपक्ष ने बड़ा सियासी दांव चला है। सपा ने ब्राह्मणों को अभी से साधना शुरू कर दिया, जो बीजेपी के वोट बैंक में सेंध मारी है। वहीं अब माना जा रहा है कि अगर विपक्ष का ये दांव सफल होता है तो यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है।
और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे इथेनॉल मिक्स पेट्रोल पर छिड़े विवाद के बीच बैकफुट पर नजर आ रही मोदी सरकार की। जिस E20 को सरकार देश के भविष्य का ईंधन बता रही थी, उसी को लेकर अब सवालों की बौछार हो रही है। वाहन मालिक माइलेज घटने और गाड़ियों पर असर पड़ने की शिकायत कर रही हैं। विपक्ष सरकार पर लोगों की जेब और गाड़ियों के साथ धोखा करने का आरोप लगा रहा है। ऐसे में अब सरकार भी बैकफुट पर नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। देश भर में E20 को लेकर बढ़ते विरोध के बीच अब केंद्र सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है। खबरें हैं कि फिलहाल E25 लागू करने का फैसला टल सकता है। बताया जा रहा है कि लोगों की चिंताओं, तकनीकी चुनौतियों और लगातार उठ रहे सवालों को देखते हुए सरकार पहले व्यापक अध्ययन और परीक्षण पूरा करना चाहती है। जैसे आप जानते हैं कि हाल के दिनों में कई वाहन मालिकों ने दावा किया कि E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने के बाद उनकी गाड़ियों का माइलेज कम हुआ, इंजन की परफॉर्मेंस प्रभावित हुई और खासकर पुरानी गाड़ियों में तकनीकी दिक्कतें सामने आई। इन शिकायतों के बाद अब सवाल उठ रहा है कि जब E20 को लेकर ही विवाद खत्म नहीं हुआ तो E25 की तैयारी आखिर किस आधार पर की जा रही थी। सरकार का कहना है कि इथेनॉल मिश्रित ईंधन से कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी, प्रदूषण घटेगा और किसानों को भी फायदा मिलेगा। लेकिन आलोचकों का आरोप है कि अगर नई नीति से आम लोगों की गाड़ियां प्रभावित होती हैं, तो उसका आर्थिक बोझ भी आखिरकार जनता को ही उठाना पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार चाहती है कि E25 लागू करने से पहले वाहन निर्माता कंपनियां, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां और दूसरी संबंधित एजेंसियां पूरी तरह से तैयार हों। इसके लिए इंजन कैलिब्रेशन, दोबारा टेस्टिंग और तकनीकी मूल्यांकन जैसे कई चरण पूरे किए जाएंगे। यानी सरकार फिलहाल इस पूरे मॉडल को परीक्षण के दौर में ही रखना चाहती है। इसी बीच सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी विपक्ष के निशाने पर हैं। विपक्षी दल आरोप लगा रहा है कि इथेनॉल नीति से जुड़े फैसलों में हितों के टकराव की आशंका है, क्योंकि गडकरी के बेटे का नाम इथेनॉल उत्पादन से जुड़ी कंपनियों से जोड़ा जाता है। हालांकि इन आरोपों पर सरकार की तरफ से किसी भी तरह की अनियमितता स्वीकार नहीं की गई है और आरोप राजनीतिक बहस का हिस्सा बने हुए हैं। उधर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखने का ऐलान करते हुए मांग की है कि E20 पेट्रोल को अनिवार्य बनाने के बजाय वैकल्पिक रखा जाए। फिलहाल E25 पर सरकार के कदम धीमे पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।